हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है साउंड। तो साउंड आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था और क्लास 9th में मैंने साउंड के डिफरेंट वीडियोस बनाए थे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप वो वीडियोस जरूर देख लें, उससे आपका साउंड का कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि साउंड वेव्स किस तरीके की होती हैं। तो क्लास 9th में हम ऑलरेडी डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं, तो पहले वो वीडियोस जरूर देख लें ताकि आपको क्लास 10th में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साउंड से रिलेटेड। तो हमारे पास इस साल साउंड में साउंड वेव्स सबसे पहले आती है। तो आपको ऑलरेडी पता है, जो कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, कि साउंड वेव्स किस तरीके की होती है। साउंड वेव्स होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। आपने दो तरीके की वेव्स के बारे में पढ़ा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या होता है, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है, और जो ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्म्स होती हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास साउंड वेव। साउंड वेव क्या है, एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव का एग्जांपल है, जबकि जो लाइट होती है, लाइट क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। तो आपको वेव दोनों तरीके के मिल सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव एज वेल एज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अब अगर हम बात करें दो तरीके की वेव्स के बारे के डिफरेंस जो है, साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम देखें कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस है क्या, तो उसके लिए आपको पहले कुछ टर्म समझनी पड़ेगी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो आप ऑलरेडी जानते हो, अपने लाइट वेव के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है कि लाइट वेव या साउंड वेव में होता है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो साउंड वेव इस तरीके से ट्रेवल करती हैं, राइट। तो साउंड वेव्स होती हैं मैकेनिकल वेव्स, जबकि लाइट वेव्स जो होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। सबसे पहला डिफरेंस, तो मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं, मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनमें ट्रांसमिशन होता है वेव्स का, वो किसकी वजह से होता है, दैट इज ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं और उसकी वजह से वेव्स एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो पाती है। लेकिन अगर हम लाइट वेव्स की बात करें तो लाइट वेव्स यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसमिट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है साउंड वेव्स और लाइट वेव्स के बीच में। तो साउंड वेव्स क्या है, मैकेनिकल वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसका मतलब साउंड वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत है, मीडियम की जरूरत है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैसियस मीडियम हो। जबकि जो लाइट वेव्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। आपने देखा होगा जैसे सनलाइट हम तक पहुंच पाती है, तो बीच में तो वैक्यूम है, कोई भी मीडियम नहीं है, फिर भी वो हम तक इजीली पहुंच जाती है। इसका मतलब क्या कि जो लाइट वेव्स हैं यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। उसके अलावा जैसे कि मैंने एक डिफरेंस बताया कि साउंड वेव्स में क्या होता है, कंप्रेशन होता है और रेयरफैक्शन होता है। पहले वो कंप्रेस होती है, जो मीडियम होता है कंप्रेस होता है, उनमें उनके पार्टिकल्स फिर एक दूसरे से दूर जाते हैं, यानी कि रेयरफैक्शन। तो कौन सा प्रोसेस होता है यहाँ पे, कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। जबकि लाइट वेव्स में यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या बनते हैं, जो आपके क्रेस्ट एंड ट्रफ हैं, राइट, वेव इस तरीके से ट्रेवल करती है। उसके अलावा बात करते हैं हम एम्पलीट्यूड की। देखिए तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड अगर कोई भी वेव चाहे वो क्रेस्ट एंड ट्रफ बना रही है, चाहे कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन बना रही है, तो क्रेस्ट एंड ट्रफ बनाते हैं तो उस समय पार्टिकल जो होता है वो इस तरीके से वाइब्रेट करते हैं। इसको हम कहते हैं सेंटर, ये मीन पोजीशन हो गया, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से ऊपर नीचे मीन्स जिस डायरेक्शन में जो वेव है वो ट्रांसमिट हो रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करती हैं, वाइब्रेट होती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, जो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है जहां तक वो वाइब्रेट करता है, दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर जो साउंड वेव है इस डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो रही है तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो एक तो डिफरेंस ये होता है कि जो पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है साउंड वेव्स में, और यहाँ पे क्या होता है जो कि लाइट वेव्स होते हैं उसमें क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। और एक और चीज, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास, यहाँ पे मान लेते हैं मीन पोजीशन है उस पार्टिकल की, तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक ये वाइब्रेट करता है, कितने डिस्टेंस दूर जाता है, मैक्सिमम कितने दूर जा सकता है जब ये वाइब्रेट करता है, तो दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ये आपने पिछले साल भी पढ़ा है। उसके अलावा
टाइम पीरियड। तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे देखिए, जैसे लाइट वेव हुई चाहे वो साउंड वेव हुई, तो एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में, मान लेते हैं पार्टिकल यहां से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर अपनी पोजीशन पे वापस आ गया, तो इस पूरे एक वाइब्रेशन के टाइम पे जितना उसने टाइम लिया इस पूरा एक वाइब्रेशन करने में, इसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ये होता है टाइम पीरियड ऑफ द वेव। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में कितने वाइब्रेशन इसके कंप्लीट हो जाते हैं, कितने साइकिल कंप्लीट करता है। ये एक इसका वाइब्रेशन हुआ, ये मेन पोजीशन हुई, यहां से इधर गया, फिर इधर गया, फिर वापस मेन पोजीशन पे आ गया, तो ये हुआ एक वाइब्रेशन। तो कितने वाइब्रेशन कर सकता है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। उसके अलावा आता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है कि ड्यूरिंग वन वाइब्रेशन, जब पार्टिकल एक वाइब्रेशन करता है तो उस टाइम पे जो वेव होती है, इतने एक वाइब्रेशन में जो वेव होती है वो कितने दूर तक जाती है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन वन वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे देखिए, लाइट वेव्स में वन वाइब्रेशन इस तरीके से होता है, तो ये जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो आपने पिछली क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि एक वाइब्रेशन देखिए, आप यहां से मेजर कर रहे हो, तो यहां से लेके यहां तक, ये भी, इसको भी आप कह सकते हो ये क्या है, वेवलेंथ हो गई, या यहां से लेके यहां तक, इसको भी आप वेवलेंथ कह सकते हो। ये पूरा कंप्लीट वन वाइब्रेशन है, तो ये सब क्या है, वेवलेंथ ही है। इसमें वेव इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पा रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। तो आई होप कि आपको वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं न्यू से, दिस इज कॉल्ड न्यू, ये भी नहीं है, इसका ध्यान रखिए। टाइम पीरियड को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और एम्पलीट्यूड को हम जनरली ए से डिनोट करते हैं। हाउएवर एम्पलीट्यूड का भी कोई यूज नहीं हो रहा है। अब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो किसी भी वेव की स्पीड आपको ऑलरेडी पता है, अगर v से हम स्पीड को डिनोट करते हैं तो v इक्वल टू क्या होता है, न्यू इंटू लैम्डा। ये आपने लास्ट ईयर ऑलरेडी पढ़ा है। v इज द स्पीड ऑफ वेव, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, एंड लैम्डा इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव। हम डिफरेंसेस की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको डिफरेंसेस ऑलरेडी बताए कि साउंड वेव क्या है, एक मैकेनिकल वेव है, लाइट वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। साउंड वेव को मीडियम की जरूरत होती है अगर उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट होना है, लाइट वेव्स को किसी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा अगर हम और डिफरेंसेस की बात करें, तो जैसे कि मैंने बताया कि साउंड वेव्स में क्या फॉर्म होते हैं, कंप्रेशन एंड रेरफैक्शन फॉर्म होते हैं, लाइट वेव्स में क्रेस्ट एंड ट्रफ फॉर्म होते हैं। साउंड वेव्स की अगर स्पीड की बात करें तो एयर में जो साउंड वेव्स की स्पीड होती है वो बहुत कम होती है, दैट इज अराउंड 340 मीटर पर सेकंड, लगभग 330 to 340 मीटर पर सेकंड होती है। जबकि लाइट की स्पीड जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, दैट इज अबाउट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। तो स्पीड की बात करें तो साउंड वेव्स की स्पीड बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू लाइट वेव्स। तो आई होप कि आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे कि साउंड वेव्स और लाइट वेव्स के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। स्पीड की हमने बात कर ली कि स्पीड क्या होती है साउंड वेव्स की। इसके अलावा स्पीड जो होती है साउंड वेव्स की वो एक और चीज पे डिपेंड करती है, तो भले ये किसी काम का है नहीं आप लोगों के, v इक्वल टू होता है आपका गामा इंटू p/d। तो अगर एयर में हम स्पीड की बात करें, किसी भी फ्लूइड में स्पीड की बात करें, तो एयर में जो स्पीड होती है साउंड की, v इक्वल टू होता है गामा इंटू p/d। अब ये p होता है प्रेशर, जो उस फ्लूइड का, उस गैस का जो प्रेशर है, दैट इज P, एंड D इज द डेंसिटी, एंड गामा जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। जनरली अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो उसके लिए गामा की वैल्यू लगभग 1.6 होती है। कोई डायटोमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस मींस हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, और कोई अगर डायटोमिक गैस है जैसे कि H2, N2, O2, इनके लिए इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.4। भले ही ये फॉर्मूला हमको अभी यूज नहीं करना है, ये आपके 11th में काफी काम आएगा। उसके अलावा जब आप ये गामा, रो और डी का कॉन्सेप्ट समझ जाओ, जब आप गैस इक्वेशन को अच्छे से पढ़ लो, तो तब आपको ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। उसके अलावा हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ गामा इंटू RT/m। तो v इक्वल टू गामा इंटू RT/m। तो ये फॉर्मूला आप क्लास 11th में जाके डिराइव कर सकते हो, इसकी हेल्प से इसको आप इजीली डिराइव कर सकते हो। अगेन उसके लिए आपको गैस इक्वेशन समझनी पड़ेगी। तो गामा जैसे कि मैंने बोला कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 1.6 के आसपास होती है फॉर मोनो एटॉमिक गैस, एंड 1.4 अप्रॉक्सीमेटली 1.4 होती है फॉर डायटोमिक गैस। उसी तरीके से R भी एक कांस्टेंट होता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 8.314 होती है। और T हो गया आपका टेम्परेचर इन केल्विन, एंड M इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। तो ये
जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले आपके बहुत काम नहीं आने वाले हैं, इनसे क्वेश्चंस आपको बहुत रेयर है कि इनसे आपको क्वेश्चन पूछा जाए। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि जो स्पीड होती है साउंड की वो प्रेशर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, इसीलिए आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगी। नाउ अब बात करते हैं हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमिनन की, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्योंकि यहाँ तक की चीजें आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो ऑलरेडी, और इनको छोड़ के, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव की, रिफ्लेक्शन जैसे लाइट में होता है ना, वैसे ही साउंड वेव्स में होता है। तो लाइट में कैसा होता है रिफ्लेक्शन, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो लाइट की अगर रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो आप कैसे डिफाइन करते थे कि लाइट का रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी भी सरफेस से जब लाइट रे टकराती है और टकरा के वापस आ जाती है, बाउंस बैक, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो इसी तरीके से साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। सो व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव? व्हेन a sound wave strikes a surface and bounce back, this phenomenon is known as reflection of sound wave। भाई लाइट का रिफ्लेक्शन हो सकता है तो साउंड वेव्स का भी वैसे ही रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव है क्या। नाउ क्या होता है कि जैसे आपने यहां से साउंड प्रोड्यूस किया, राइट, और यहाँ पे कोई सरफेस है, ओके, यहां से साउंड वेव जाएंगी और इस सरफेस से टकरा के वापस आ जाएंगे, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। अब बात करते हैं हम इको की। तो इको जैसा वर्ड आपने तो बहुत ज्यादा सुना होगा, राइट। इको होता क्या है? इको इज द रीअपीयरेंस ऑफ साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो आपको पता है कि जब भी आप क्या करते हो, कुछ बोलते हो, सामने मान लेते हैं पहाड़ के सामने आपने कुछ आवाज की, ठीक है ना, आपने कुछ बोला, तो क्या होता है? आपका साउंड आपको तो सुनाई देगा, जब आप बोलोगे आपको या आपके सामने वालों को सुनाई देगा। कुछ टाइम के बाद साउंड वेव क्या होती है? ट्रेवल करती है आपकी एयर में, उस पहाड़ से टकरा के, और फिर वापस आप तक पहुंचती है। तो आपको अपना ही साउंड दोबारा सुनाई देता है कुछ टाइम के बाद। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी फिनोमिनन को हम कहते हैं इको। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इको होता क्या है। नाउ क्वेश्चन ये है कि इको कहाँ सुनाई देता है और कहाँ नहीं सुनाई देता। मान लेते हैं मैं अभी रूम में हूँ, इस रूम में भाई वॉल्स हैं, राइट। अब वॉल से, क्योंकि मैं साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो वॉल से जो मेरा साउंड है वो वॉल से टकरा रहा होगा, रिफ्लेक्ट होके वापस मुझ तक पहुंच रहा होगा, लेकिन मुझे इको नहीं सुनाई दे रहा है अभी। लेकिन कभी कभी इको क्यों सुनाई देता है? तो वही हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज द कंडीशंस फॉर इको। इको की कंडीशंस हैं क्या? तो इको की कंडीशन देखिए होता क्या है। अभी अगर मैं अभी की बात करूं कि मुझे अभी इको सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, तो बेसिकली होता क्या है कि अभी अगर मैं रूम में हूं, और क्योंकि वो रूम बहुत छोटा है, तो रूम की वॉल से, राइट, रूम की वॉल से मान लेते हैं 10 फीट है, मुझसे 10 फीट दूर है वॉल, या 15 फीट दूर है, यानी कि 15 फीट यानी कि अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 मीटर दूर है, तो टकरा के साउंड वेव्स मुझ तक वापस पहुंचेगा, राइट। लेकिन अगर दो साउंड वेव्स मुझ तक पहुंच रहे हैं, मुझे उनके बीच में डिफरेंशिएट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो हमारे ईयर को दो डिफरेंट साउंड्स को डिफरेंशिएट करने के लिए जितना टाइम मिनिमम चाहिए, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 0.1 सेकेंड्स। अगर 0.1 सेकंड्स के बीच में, मतलब 0.1 सेकंड्स के अंदर अंदर आपको 3-4 साउंड सुना दिए, तो आप उनके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, राइट। डिफरेंशिएट करने के लिए आपको चाहिए टाइम, आपके ईयर्स को टाइम चाहिए दो साउंड वेव्स को डिफरेंशिएट करने के लिए। और कम से कम कितना टाइम चाहिए? 0.1 सेकंड। अगर टाइम 0.1 सेकंड से कम है, यानी कि मैं कुछ बोल रहा हूं, राइट, मेरी साउंड जो है वो वॉल से टकरा रही है और 0.1 सेकंड से पहले ही मुझ तक वापस पहुंच जा रही है, तो मैं अपने साउंड के बीच में और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसके बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता हूं। ओके, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। कम से कम मुझे टाइम कितना चाहिए? 0.1 सेकंड चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन कि 0.1 सेकंड तो होना ही चाहिए दोनों के बीच में डिफरेंस। किस किस के बीच में? टाइम का डिफरेंस, जो आप साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो, द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल साउंड एंड द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए? 0.1 सेकंड्स का डिफरेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं कि 0.1, क्योंकि भाई देखो, अगर साउंड वेव्स जो हैं
वो एकदम सामने से, क्योंकि रूम छोटा है, साउंड वेव्स बिल्कुल वॉल से टकराएंगी, क्योंकि वॉल बिल्कुल पास है, टकरा के एकदम से वापस आ जाएंगी, तो टाइम क्या लेंगी, बहुत कम लेंगी। लेकिन अगर रूम बहुत बड़ा रहा या फिर आप पहाड़ के सामने खड़े हो तो सामने वाला पहाड़ बहुत ज़्यादा दूर है, तो अगर बहुत दूर से साउंड वेव टकरा के आ रही है, क्योंकि साउंड वेव्स की कुछ ना कुछ स्पीड होती है ना, जैसे कि मैंने बोला अप्रॉक्सीमेटली, ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं, लेकिन लगभग इतनी होती है, इसके आसपास ही होती है, लगभग एयर में 340 मीटर पर सेकेंड, ये साउंड वेव्स की स्पीड होती है। तो ऑब्वियसली अगर दूर से साउंड वेव जाएगी, दूर जाएगी, फिर दूर से टकरा के वापस आएगी, तो उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसीलिए आपको उस समय इको सुनाई देगा, क्योंकि टाइम जो होता है, टाइम डिफरेंस जो होता है, वो 0.1 सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम यही पता करते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस फॉर इको कितना होना चाहिए, मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए फॉर इको, राइट। तो वो कैसे पता करेंगे हम, देखिए बहुत सिंपल सी बात है। मान लेते हैं आपने यहां से साउंड प्रोड्यूस किया, राइट, और मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए डी डिस्टेंस से साउंड वेव्स वापस आके टकरा के वापस आ गया, तो साउंड वेव गया, स्पीड उसकी है वी यानी कि 340 मीटर पर सेकेंड, और यहां से टकरा के फिर वो वापस आ गया। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो स्पीड होती है, यानी कि v इज इक्वल टू डिस्टेंस देखिए कितना ट्रेवल कर रहा है, डी और फिर वापस डी, यानी कि जा रहा है फिर वापस भी आ रहा है साउंड वेव, तभी तो आपको सुनाई देगा। तो दैट इज 2d, ये कितना हो जाएगा 2d डिवाइडेड बाय t। अब देखिए स्पीड ऑफ साउंड वेव कितनी है, स्पीड ऑफ साउंड वेव है 340 मीटर पर सेकेंड, राइट, इक्वल टू 2d, डिस्टेंस ही पता करना है हमको, और टाइम कम से कम कितना टाइम होना चाहिए, टाइम होना चाहिए कम से कम 0.1 सेकेंड। तो यहाँ देखिए 340 इंटू 0.1 दैट इज 34 इज इक्वल टू 2d, तो d इज इक्वल टू कितना हो गया 17 मीटर। तो कम से कम डिस्टेंस जो चाहिए दैट इज द मिनिमम डिस्टेंस, राइट, मिनिमम डिस्टेंस जो आपको चाहिए इको सुनने के लिए, द मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू हियर एन इको इज 17 मीटर। 17 मीटर से कम अगर डिस्टेंस हुआ तो आपको इको नहीं सुनाई देगा। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मिनिमम डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं और मिनिमम डिस्टेंस चाहिए कितना होता है इको को सुनने के लिए। तो ये तो हो गया आपका कंडीशंस। तो कंडीशंस क्या है, 0.1 सेकंड का टाइम होना चाहिए, और 0.1 सेकंड के टाइम के लिए हमको क्या चाहिए, कम से कम 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। 17 या उससे ज़्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इको देर में आएगा, लेकिन अगर 17 मीटर से कम डिस्टेंस हुआ तो जो टाइम इंटरवल है किसके बीच में, ओरिजिनल साउंड और इको के बीच में, वो 0.1 सेकंड के बीच में हो जाएगा, 0.1 सेकंड से भी कम हो जाएगा, और उसकी वजह से आप इको और अपने ओरिजिनल साउंड के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, दैट इज द डिटर्मिनेशन। तो डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं, किसका, ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बाय मेथड ऑफ इको। देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, बस वहां पे टी मत ले लेना, राइट, हम यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो हम इको की हेल्प से स्पीड ऑफ साउंड वेव पता कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो हम क्या है, एक जगह पे खड़े हैं, मान लेते हैं, राइट, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मेरे सामने कोई वॉल है या पहाड़ है, कोई हिल है, राइट, तो उस वॉल का जो डिस्टेंस है मान लेते हैं वो d है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कोई साउंड प्रोड्यूस करूंगा, मैंने क्या किया, मैंने कोई साउंड प्रोड्यूस किया, तो हमने एक साउंड प्रोड्यूस किया, राइट, और वो साउंड उसका मैं टाइम नोट कर लूंगा कि इको मुझे कितनी देर बाद सुनाई देगा। तो मान लेते हैं मैंने साउंड प्रोड्यूस किया, राइट, साउंड प्रोड्यूस किया, तो ये साउंड यहां ट्रेवल करेगा d डिस्टेंस, फिर d डिस्टेंस से वापस आएगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2d, और जितने टाइम के बाद ये इको आएगा, इको मुझे सुनाई देगा, मैं वो टाइम नोट कर लूंगा। तो टाइम मान लेते हैं कितना है, t है। तो वेलोसिटी, स्पीड ऑफ साउंड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड, दैट इज 2d डिवाइडेड बाय टाइम। तो d मुझे पता है, टाइम मैं नोट कर लूंगा स्टॉप वॉच की हेल्प से, और वहां से मुझे टाइम मिल जाएगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2d बाई t। इस तरीके से मैं स्पीड ऑफ साउंड का पता कर सकता हूं। तो बहुत ही ईजी मेथड है डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड बाय मेथड ऑफ इको। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपके पास आ सकती हैं, तो उनको भी हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट आपके पास आता है लास्ट टॉपिक, दैट इज द यूजेज ऑफ इको। नाउ यूजेज क्या हो सकते हैं इको के, तो ये तो हमको एक चीज पता चल गई, तो हम डिटर्मिनेशन पता कर सकते हैं, साउंड की स्पीड का पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इको। बट बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं इको के, जैसे आपने कुछ एनिमल्स, बर्ड्स के बारे में सुना होगा, बैट्स जो होते हैं, राइट, या फिर डॉल्फिन्स जो होती हैं। डॉल्फिन्स क्या करती हैं,
साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, राइट। तो वो अल्ट्रासोनिक वेव्स जो कि हम क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी हाई होती है। तो बैट्स जो हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं अपने आप को डायरेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए वो रात को भी बहुत इजीली फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो आइस का यूज़ नहीं करते, वो साउंड वेव्स का यूज़ करते हैं। तो होता क्या है, इको की हेल्प से क्या होता है, देखिए सामने अगर कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, और उन्होंने क्या किया, मान लेते हैं कोई बैट है, कोई बर्ड है, या फिर कोई एनिमल है, ये क्या करते हैं, इको प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होता है, मीन साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। जब साउंड वेव किसी ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट से टकरा के उन तक वापस पहुंच जाएगा। तो वो टाइम की हेल्प से कि हाँ उसने इतने टाइम पहले साउंड वेव्स प्रोड्यूस किया था, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट उनसे इतनी डिस्टेंस पे है, तो वो डिस्टेंस का अंदाजा उससे लगा लेते हैं कि हाँ इतने डिस्टेंस पे कोई ऑब्स्टेकल है, कोई ऑब्जेक्ट है। तो उनको पता चल जाता है कि हाँ कहीं पे कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कहीं पे कोई चीज है, तो उसका पता चल जाता है कि खाली है सामने। अगर पूरा एम्प्टी है तो उन तक वेव्स वापस नहीं पहुंचेगी, इको नहीं आएगा, मींस साउंड वेव्स वापस नहीं आएंगे। तो इसका वो यूज करते हैं साउंड वेव्स का, इको का, कौन, जो बर्ड्स होती है, मींस बर्ड्स स्पेशली जो आपके बैट्स होते हैं, या फिर एक और चीज मैंने आपको बताई, डॉल्फिन्स भी इसका यूज करती हैं। उसी तरीके से जो आपके फिशरमैन्स होते हैं उसका भी वो भी इसका यूज करते हैं टू लोकेट द ऑब्जेक्ट्स। तो फिशेज वगैरह को लोकेट करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं, वो सेंड करते हैं उसको, और वो देखते हैं कि कहाँ पर से कितने डिस्टेंस से टकरा के वापस आ रही हैं, राइट। इको कितने डिस्टेंस से प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां से ये इजीली ऑब्जेक्ट्स का पता कर सकता है कि कितनी दूर पे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। उसके अलावा एक और टर्म होती है, दैट इज सोनार। सोनार हमने ऑलरेडी पढ़ा है, आप मुझे सोनार की फुल फॉर्म बताएंगे कि क्या होता है सोनार, राइट। तो सोनार में क्या होता है, हम क्या करते हैं, सेम यही काम करते हैं। अगर जो शिप्स होती हैं, जनरली जो नेवल शिप्स होती हैं, तो वो क्या करती हैं, साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, चाहे वो शिप्स हो गई या फिर सबमरीन्स हो गई, तो ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है तो ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, जनरली ये भी अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करती हैं। और किसी ऑब्जेक्ट को लोकेट करना है तो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती है, वहां से टकरा के वापस आ जाती हैं, तो उनको पता चल जाता है कि किस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितनी डिस्टेंस पे है। ध्यान रखिए, सोनार इज डिफरेंट फ्रॉम रेडार। रेडार में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज करते हैं, तो फास्टर होता है, रेडार जो होता है वो फास्ट काम करता है, क्योंकि साउंड वेव्स की स्पीड थोड़ा कम होती है। तो ये तो हो गया आपका सोनार। और उसके अलावा जो मेडिसिन है, मेडिकल साइंस में काफी यूज करते हैं हम, आपने देखा होगा, आपने अल्ट्रासाउंड नाम की चीज सुनी होगी, राइट। तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं उसके लिए, जैसे आपका हार्ट हो गया या फिर लिवर हो गया, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं उनकी इमेजेस के लिए, उनकी इमेज ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस इको की हेल्प लेते हैं। वहां पे हम अल्ट्रासोनिक वेव्स ही यूज करते हैं, जिसको आप अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहते हो। तो सोनोग्राफी में हम यही काम करते हैं, यहाँ पे साउंड वेव्स ही भेजते हैं, बस हायर फ्रीक्वेंसी की भेजते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इको क्या होता है और यूजेस ऑफ इको क्या होते हैं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th के लिए। तो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं पे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।